हेलो बच्चों, मेरी किताब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने आपको बड़े भाई साहब पाठ का सार समझाया था। आज हम आपको स्पर्श किताब के बड़े भाई साहब पाठ के पीछे की जो बैक एक्सरसाइज है वह बता रहे हैं। तो आप ध्यान पूर्वक समझिएगा बच्चों। थोड़ा बड़ा है लेसन, लेकिन फिर भी समझने लायक है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान पूर्वक प्रत्येक प्रश्न को सुनना है और उसके उत्तर को अपने मन के अंदर बिठाना है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। ये देखिए आप, पहला प्रश्न है इसका, कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? उत्तर, कथानायक की रुचि मैदान में आकर कंकरिया उछालने, कागज की तितलियां बनाने और उड़ाने, चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदने, फाटक पर सवार होकर मोटर कार चलाने की कल्पना का आनंद उठाने आदि कार्यों में थी। अगला प्रश्न, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? उत्तर, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल यही पूछते थे, कहाँ थे? अगला प्रश्न, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? उत्तर, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में यह परिवर्तन आया कि वह घमंडी हो गया। वह अपने आप को तकदीर वाला समझने लगा। वह सोचने लगा कि अब मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, पास तो मैं हो ही जाऊंगा। अगला प्रश्न, बड़े भाई साहब लेखक से उम्र में कितने बड़े थे और वह कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? उत्तर, बड़े भाई साहब लेखक से 5 साल बड़े थे और वह 9वीं कक्षा में पढ़ते थे, यानी कि 9th में पढ़ते थे। अगला प्रश्न, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? उत्तर, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी पर किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाते रहते थे। वह कभी कभी एक ही शब्द या वाक्य को 10-20 बार लिख डालते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते रहते थे। ठीक है, अब देखिए आपका अगला है क भाग इसका। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25-30 शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो प्रश्न क्या है देखिए। पहला प्रश्न है, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? उत्तर, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब की लताड़ सुनकर अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय यह सोचा कि वह प्रातःकाल 6 बजे उठेगा, मुंह हाथ धोकर नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाएगा। वह 6 बजे से 8 बजे तक अंग्रेजी, 8 से 9 बजे तक गणित, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन कर स्कूल चला जाएगा। 3:30 बजे लौटकर 4 से 5 बजे तक भूगोल, 5 से 6 बजे तक ग्रामर, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन कर 8 से 9 बजे तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी और 10 से 11 बजे तक विविध विषय पढ़ेगा। उसने यह टाइम टेबल तो बना लिया था, पर इस पर अमल नहीं कर पाया क्योंकि इसमें खेलकूद का स्थान कहीं भी नहीं था। वह प्राकृतिक वातावरण में पढ़ाई लिखाई भूल जाता था। हमारा अगला प्रश्न है नंबर 2 पर। एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद वह छोटा भाई बड़े भाई के सामने पहुंचा तो उसे उनके रौद्र रूप का सामना करना पड़ा। उन्होंने छोटे भाई को खूब डांटा फटकारा। उन्होंने अंग्रेजी की पढ़ाई का हवा भी दिखाया, हर समय पढ़ते रहने की हिदायत दी। यह भी कहा कि यदि इस तरह उम्र गंवानी है तो वह घर जा सकता है और मजे से गुल्ली डंडा खेल सकता है। गुल्ली डंडा खेलने से कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। लेखक के भाई के अनुसार दुनिया में घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, फिर उसकी यानी कि छोटे भाई की क्या हस्ती है? घमंड ने तो रावण तक का नाश कर दिया था। हमारा अगला तीसरा प्रश्न है, बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? उत्तर, बड़े भाई साहब को मन की इच्छा इसलिए दबानी पड़ती थी क्योंकि वह अपने ऊपर पढ़ाई का बहुत भार अनुभव करते थे।
वैसे उनका मन भी अन्य लड़कों की तरह खेलने को करता था, लेकिन पढ़ाई का भार सदैव उन्हें मन की इच्छाओं को दबाने के लिए मजबूर करता था। बड़ा भाई छोटे भाई के सम्मुख अपना आदर्श प्रस्तुत करना चाहता था। वह कहता भी है, इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, मैं पास भी नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। अगला चौथा प्रश्न है, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते हैं और क्यों? उत्तर, बड़े भाई साहब छोटे भाई को यह सलाह देते हैं कि पढ़ाई करने के लिए रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं, अपना खून जलाना पड़ता है तथा मन की इच्छाओं को मारना पड़ता है। वह किसी उपलब्धि पर घमंड न करने की सलाह भी देते हैं। वह अनुभव को अधिक महत्व देते हैं। उनकी सलाह यह है कि पढ़ाई की नींव पक्की होनी चाहिए, भले इसमें समय अधिक क्यों न लग जाए। वह यह सलाह इसलिए देते थे क्योंकि वह स्वयं भी इसी बात का पालन अपने जीवन में करते थे। स्वयं कठिन परिश्रम करके पढ़ाई करते थे और मन को मार कर रखते थे। वह छोटे भाई को अच्छा बनाना चाहते थे। हमारा अगला पांचवा प्रश्न है, लेखक ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया? उत्तर, बड़े भाई साहब फेल होकर कुछ नरम पड़ गए थे। अब वह डांटने का अवसर पाकर भी धीरज से काम लेते थे। लेखक ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार यानी सहिष्णुता का अनुचित फायदा उठाना शुरू कर दिया। वह समझने लगा कि अब बड़े भाई का उसे डांटने का अधिकार नहीं रहा। लेखक की यह धारणा होती चली गई कि वह पढ़े या ना पढ़े पास तो हो ही जाएगा, उसकी तकदीर बलवान है। अब वह भाई साहब की नजर बचाकर कन कोई उड़ाने और पतंगबाजी में अपना समय गंवाने लगा। वह कुछ कुछ घमंडी भी हो चला था। इसका खा भाग है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न है, बड़े भाई साहब की डांट फटकार अगर ना मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट कीजिए। इसका उत्तर है, बड़े भाई साहब और छोटा भाई दोनों हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। दोनों की सोच एवं कार्यशैली में काफी अंतर था। बड़े भाई साहब हर समय पढ़ाई लिखाई में लगे रहना जरूरी समझते थे, जबकि छोटा भाई खेल कूद को ज्यादा जरूरी मानता था। बड़ा भाई मेहनती तो था पर बुद्धिमान कम प्रतीत होता है, तभी तो वह कई कई साल में एक कक्षा पास करता है। छोटा भाई अधिक बुद्धिमान है और यही कारण है कि वह कम पढ़ाई करके भी कक्षा में प्रथम स्थान पा लेता है। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को लगातार डांटता फटकारता रहता है और खेल कूद के स्थान पर पढ़ाई में मन लगाने की नसीहत देता रहता है। उसका छोटे भाई पर नियंत्रण है। भाई की डांट फटकार से ही छोटा भाई पढ़ाई करता होगा और कक्षा में अव्वल आ जाता होगा। यदि बड़ा भाई उसे स्वतंत्र छोड़ देता तो वह बिगड़ भी सकता था। अतः हमारे मत में बड़े भाई की डांट फटकार आवश्यक थी। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है? क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? उत्तर, बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के निम्न तौर तरीकों पर व्यंग किया है। नंबर 1, इस शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। इससे बालक का पूरा विकास नहीं हो पाता। नंबर 2, इस प्रणाली में रटंत को बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि रटने पर रट्टाफिकेशन को बढ़ावा दिया जाता है, जो बालक के स्वाभाविक विकास के विपरीत होता है। नंबर 3, इस शिक्षा प्रणाली में अलजेब्रा यानी कि बीज गणित और ज्योमेट्री रेखा गणित को समझना लोहे के चने चबाने जैसा है। नंबर 4, इस शिक्षा में इंग्लैंड का इतिहास पढ़ना जरूरी है। वहां के बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है, इसका कोई भी लाभ नहीं है। नंबर 5, इस शिक्षा प्रणाली में बेसिर पैर की बातें पढ़ाई जाती हैं, जिसका कोई भी लाभ नहीं है। नंबर 6, छोटे छोटे विषयों पर लंबे चौड़े निबंध लिखने को कहा जाता है। हम लेखक के विचारों से सहमत हैं, क्योंकि इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में बालकों की मौलिकता नष्ट हो जाती है, उसका स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता। अगला प्रश्न है हमारा, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? उत्तर, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ अनुभव से आती है। उनके अनुसार केवल पुस्तकों के पढ़ने और परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने मात्र से जीवन की समझ नहीं आ जाती। बड़े भाई साहब के अनुसार बड़ी उम्र के लोगों को जीवन की समझ हमसे ज्यादा होती है। उन्हें शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों की बातें भले ही मालूम ना हो,
पर हजारों बातें ऐसी हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे ज्यादा है। उन्हें जीवन की समझ है। वे हर परिस्थिति को अपने अनुकूल ढाल लेते हैं। वह विषम परिस्थिति में घबराते नहीं। ये लोग घर का प्रबंध पढ़े लिखे लोगों से बेहतर करते हैं। अगला प्रश्न, छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? उत्तर, पहले तो छोटा भाई बड़े भाई को केवल उपदेशक मानता था। वह उनसे भयभीत रहता था, यानी कि डरा रहता था तथा उनसे कन्नी काटता रहता था। संयोग से वार्षिक परीक्षा में लगातार 2 वर्ष तक बड़े भाई के फेल हो जाने पर छोटा भाई घमंडी सा हो गया था। वह बड़े भाई की सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। एक दिन बड़े भाई ने छोटे भाई को कनकौल लूटने के लिए भागने पर डांटते हुए समझाया, यानी कि पतंग लूटने के लिए भागने पर डांटते हुए समझाया। उससे उसकी पोजीशन बताई। छोटा भाई अब 8वीं कक्षा में था, अतः उसे इस कक्षा पास करने के बाद की स्थिति की समीक्षा की। उसे आत्मगौरव बनाए रखने की सलाह दी। ये बड़े भाई ने छोटे भाई को नसीहतें दी हैं। इसके साथ साथ दुनिया की ऊंच नीच समझाई, घर में बड़ों के अनुभव का महत्व समझाया। बड़े भाई ने स्वयं को उसका शुभ चिंतक दर्शाया। बड़े भाई की इन बातों को सुनकर छोटा भाई उनके सम्मुख नतमस्तक हो गया। उसके मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उसने बड़े भाई की बात मानने का निश्चय कर लिया। अगला प्रश्न है नंबर 5, बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं बताइए, यानी कि उसके स्वभाव की क्या क्या विशेषताएं थी? उत्तर, बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, बड़े भाई की उम्र 14 वर्ष है। वह 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं, यानी कि 9th क्लास में पढ़ते हैं। नंबर 2, उनके मन में बड़प्पन का एहसास है। वह छोटे भाई पर निगरानी रखने का जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। नंबर 3, बड़े भाई अध्ययनशील हैं और हर समय किताबें खोले बैठे रहते हैं। नंबर 4, वह अनुशासन प्रिय हैं। वह व्यर्थ के कार्यों में अपना समय नहीं गवाते। नंबर 5, उनके स्वभाव में आत्म नियंत्रण की विशेषता है। नंबर 6, वह मेहनती होते हुए भी बुद्धि के मामले में कमजोर प्रतीत होते हैं। यही कारण है कि वह परीक्षा में फेल हो जाते हैं। नंबर 7, बड़े भाई तर्कशील हैं। वह छोटे भाई को तर्कों एवं उदाहरणों से अपनी बात समझाने की कला में कुशल है। अगला प्रश्न नंबर 6 है हमारा, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसी और क्यों महत्वपूर्ण कहा है? उत्तर, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से जिंदगी के अनुभव को महत्वपूर्ण माना है। उसके अनुसार जिंदगी की सही समझ अनुभव से ही आती है। अनुभव के आधार पर जीवन को सफलतापूर्वक जिया जा सकता है। घर का सही प्रबंधन अनुभव के आधार पर ही किया जा सकता है। किताबी ज्ञान तो केवल सिद्धांत की ही बातें बताता है। उनके व्यवहारिक रूप का पता तो अनुभव से ही चलता है। उसके अनुसार जिंदगी की सही समझ अनुभव से आती है, पुस्तक के ज्ञान से नहीं। नंबर 7 पर हमारा प्रश्न है, बताइए पाठ के किन अंशों से पता चलता है कि क, छोटा भाई अपने भाई साहब का आदर करता है। ख, भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है। ग, भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है। घ, भाई साहब लेखक का भला चाहते हैं। सबसे पहले हम इसके क भाग को लेंगे, यानी कि छोटा भाई अपने भाई साहब का आदर करता है। इसका उत्तर है, मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीही और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। ख है, भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है। इसका उत्तर है, मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे अधिक अनुभव है। गा पर है, भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है। इसका उत्तर है, संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। कनकौआ मतलब पतंग। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। घा है, भाई साहब लेखक का भला चाहते हैं। इसका उत्तर है, मेरे देखते तुम बेराह पर चलने पाओगे। अगर तुम यों ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर
इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। अब इसके हम आते हैं गा भाग की तरफ। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें आपके 4 ये प्रश्न हैं। प्रश्न नहीं कहेंगे इनको, हम पंक्तियां कहेंगे। इनके विषय में हमें बताना है, ठीक है। पहली जो पंक्ति है वह है, इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है, असल चीज है बुद्धि का विकास। इसका उत्तर है, परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना कोई अधिक बड़ी बात नहीं होती। परीक्षा पास करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है बुद्धि का विकास होना। परीक्षा तो रटकर भी पास की जा सकती है, पढ़ाई से बुद्धि विकसित होनी चाहिए। नंबर 2, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। उत्तर, जब आदमी पर मौत और मुसीबतों का साया मंडराता रहता है, तब भी वह मोह ममता से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाता, वह सांसारिक बंधनों में उलझा रहता है। इसी प्रकार पाठ में बड़ा भाई अपने छोटे भाई को डांटता फटकारता रहता था, पर छोटा भाई खेल कूद से स्वयं को अलग नहीं कर पाता था, उसका मन खेल कूद में ही उलझा रहता था। 3 पर जो वाक्य है वो है, बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पाईदार बने। उत्तर, मजबूत मकान के लिए उसकी नींव का मजबूत होना बेहद आवश्यक होता है। इसी प्रकार जीवन में दृढ़ता लाने के लिए बचपन से ही कठिन परिश्रम का रास्ता अपनाना पड़ता है। नंबर 4, आंखें आसमान की ओर थी और मन इस आकाशगामी पथिक की ओर, जो मंद गति से घूमता पतन की ओर चला जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से मिलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। उत्तर, इस कथन का आशय यह है कि उस समय छोटे भाई पर पतंग लूटने का भूत सवार था। उसे पतंग के अलावा, उसे यानी कि छोटे भाई को पतंग के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखें तो आकाश में उड़ते हुए कनकोई यानी पतंग पर टिकी हुई थी। वह हवा में उड़ता चला जा रहा था। उस समय उसे असीम आनंद का अनुभव हो रहा था। यद्यपि वह गिरावट की ओर बढ़ता चला जा रहा था, वह नए संस्कार ग्रहण करता जान पड़ता था। अब बच्चों, आप इसके भाषा अध्ययन की तरफ आइए। किताब अपनी खोलिए आप। भाषा अध्ययन लिखा होगा, उसमें है नंबर 1 पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। नसीहत, रोष, आजादी, राजा और ताज्जुब। उत्तर देखिए, नसीहत में देखिए शिक्षा, उपदेश। रोष, क्रोध, गुस्सा। आजादी, स्वतंत्रता, स्वच्छंदता। राजा, नृत्य, नरेश। ताज्जुब, आश्चर्य, हैरानी। प्रश्न नंबर 2 है, प्रेमचंद की भाषा बहुत पैनी और मुहावरेदार है, इसलिए उनकी कहानियां रोचक और प्रभावपूर्ण होती हैं। इस कहानी में आप देखेंगे कि हर अनुच्छेद में 2-3 मुहावरों का प्रयोग किया गया है। उदाहरणतः इन वाक्यों को देखिए और ध्यान से पढ़िए। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था, 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। यानी कि पहाड़ था जो है वो रोचक और प्रभावपूर्ण भाषा है, मुहावरेदार है। फिर है अगला, भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इसमें लगती बातें, सुक्ति बाण चलाते और जिगर के टुकड़े टुकड़े, मुहावरेदार पैनी भाषा का प्रयोग किया गया है। नंबर 3 है, वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद ना रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीयत का अवसर मिल जाता। जानलेवा, आंख फोड़, आप खुद ही देखेंगे कि इसके अंदर बहुत पैनी और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है, रोचक और प्रभावपूर्ण। ठीक है ना, एकदम से पढ़ने पर ही तुरंत इसकी ओर हम अट्रैक्ट हो जाएंगे, जैसे जानलेवा, आंख फोड़। ठीक है, अब अगला है आपका प्रश्न, इसी के अंदर है नंबर 2 में ही, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सिर पर नंगी तलवार लटकना। इसका वाक्य में प्रयोग है, मैं तुम्हें गोपनीय बातों को नहीं बता सकता क्योंकि मेरे सिर पर अनुशासन की नंगी तलवार लटकी हुई है। अगला, आड़े हाथों लेना। इसका वाक्य में प्रयोग है, जरा मोहनलाल को आने तो दो, देखना मैं उसे कैसे आड़े हाथों लेता हूँ।
अगला है अंधे के हाथ बटे लग जाना। इसका वाक्य में प्रयोग है, तुम्हें छोटा सा काम करके जो 1 लाख का पुरस्कार मिल गया है, यह तो अंधे के हाथ बटे लग जाने जैसी बात है। अगला लोहे के चने चबाना। वाक्य में प्रयोग, प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। अगला दांतों पसीना आना। वाक्य में प्रयोग, राधा को नौकरी पाने के लिए दांतों पसीना आ गया। अगला है ऐरा गैरा नत्थु खैरा। ये हमने आम बोलचाल की भाषा में भी कई बार शब्द का प्रयोग किया है और आप घर में भी कई बार सुनते होंगे, ऐरा गहरा नत्थु खैरा। इसका वाक्य में प्रयोग है, मैं ऐरा गहरा नत्थु खैरा से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। नंबर 3 प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव देशी आगत शब्दों को दिए गए उदाहरणों के आधार पर छांटकर लिखिए। तत्सम जन्मसिद्ध, तद्भव आंख, देशज दाल भात, आगत अंग्रेजी और उर्दू अरबी फारसी पोजीशन फजीयत। तालीम जल्दबाजी, पुख्ता हाशिया चेष्टा, जमात हर्फ, सुक्ति बाण, जानलेवा आंख फोड़, घुड़कियां आधिपत्य, पन्ना मेला तमाशा, मसलन स्पेशल स्कीम, फटकार, प्रातःकाल, विद्वान, निपुण, भाई साहब, अवहेलना, टाइम टेबल। आप यहाँ पर उपस्थित ये चार्ट देख रहे हैं जिसमें है तत्सम में देखे नीचे चेष्टा, सुक्ति बाण, आधिपत्य, प्रातःकाल, विद्वान, निपुण, अवहेलना। तद्भव के नीचे है पन्ना, भाई साहब। देशज के नीचे है घुड़किया, जानलेवा, मेला तमाशा, फटकार, आग फोड़। आगत के नीचे है तालीम, जल्दबाजी, पुख्ता, हाशिया, जमात, हर्फ, मसलन, स्कीम, टाइम टेबल। हमारा अगला नंबर 4 प्रश्न है, क्रियाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, साकर्मक और अकर्मक। साक्रमक क्रिया है, वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है उसे साक्रमक क्रिया कहते हैं। जैसे कि अनामिका ने सेब खाया, दिनेश पानी पी रहा है। आक्रमक क्रिया में वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मोनिका हंसती है, मुन्ना रो रहा है। नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सी क्रिया है, साकर्मक या आकर्मक, लिखिए। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया, इसमें है साकर्मक। फिर चोरों सा जीवन कटने लगा, साकर्मक। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा, साकर्मक। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता, साकर्मक। समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो, साकर्मक। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था, आकर्मक। नंबर 5 प्रश्न है, इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। विचार, इतिहास, संसार, दिन, नीति, प्रयोग, अधिकार। उत्तर है विचार प्लस इक वैचारिक, इतिहास प्लस इक ऐतिहासिक, संसार प्लस इक सांसारिक, दिन प्लस इक दैनिक, नीति प्लस इक नैतिक, प्रयोग प्लस इक प्रायोगिक, अधिकार प्लस इक आधिकारिक। बड़े भाई साहब पाठ के शब्दार्थ पर जल्दी से नजर डालते हैं। तालीम, शिक्षा, पुख्ता, मजबूत, तंबीह, डांट डपट, सामंजस्य, तालमेल, मसलन, उदाहरणतः, इबारत, लेख, चेष्टा, कोशिश, जमात, कक्षा, हर्फ, अक्षर, मेहनत यानी कि मेहनत, परिश्रम, लताड़, डांट डपट, सूक्ति बाण, व्यंगात्मक कथन, तीखी बातें, स्कीम, योजना, अमल करना, पालन करना, अवहेलना, तिरस्कार, नसीहत, सलाह, फजीहत, अपमान, तिरस्कार, उपेक्षा, सालाना इम्तिहान, वार्षिक परीक्षा, लज्जास्पद, शर्मनाक, शरीक, शामिल, आतंक, भय, अव्वल, प्रथम, आधिपत्य, प्रभुत्व, साम्राज्य, स्वाधीन, स्वतंत्र, महीप, राजा, कुकर्म, बुरा काम, अभिमान, घमंड, मुमतहिन, परीक्षक, प्रयोजन, उद्देश्य, खुराफात, व्यर्थ की बातें, हिमाकत, बेवकूफी, किफायत, बचत, दुरुपयोग, अनुचित उपयोग, निस्वाद, बिना स्वाद का, ताज्जुब, आश्चर्य, टास्क, कार्य, जलील, अपमानित, प्राणांतक, प्राण लेने वाला या प्राणों का अंत करने वाला, कांतिहीन, चेहरे पर चमकना होना, स्वच्छंदता, आजादी, सहिष्णुता, सहनशीलता, कनकुआ, पतंग, अदब, इज्जत, जहीन, प्रतिभावान, तजुर्बा, अनुभव,
बदहवास, बेहाल, मोहताज, मोहताज यानी कि दूसरे पर आश्रित। बच्चों, आज आपकी यह स्पर्श पाठ की जो पीछे की बैक एक्सरसाइज है बड़े भाई साहब वाली, वह कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अभी भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर रह गए हैं जो कि हम आपको अगले पाठ में बताएंगे। हम जो आपको अगले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताएंगे वह बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आ भी सकते हैं और पहले भी आ चुके हैं। तो हम अब आपसे अगले पाठ में मिलते हैं। तब तक के लिए आप इस लेसन को याद कर लीजिए, समझ लीजिए, और यदि आपकी कोई भी परेशानी है, आपको कोई भी कठिनाई है या कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाय बच्चों।